नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना जो मॉक टेस्ट नंबर 13 है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2025 के लिए मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें शुरू के 3 दिन हम अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं और बाद के 3 दिन हम एक कंप्लीट मॉक टेस्ट 3 कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो उस मॉक टेस्ट की क्रोनोलॉजी में ये हमारा आज का 13 नंबर का मॉक टेस्ट है और हम अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज है उस पीवाईक्यू सीरीज के थ्रू हम अभी तक के अपने 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा मिक्सचर और एलिगेशन वाला चैप्टर चल रहा है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लास को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम अपने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये आपका जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 13, जो भी आपका ये मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट में आपका जो भी कंटेंट मैंने इसमें लिया है, जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं, डिज़ाइन किए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी मॉक टेस्ट में यूपीएसआई के मॉक टेस्ट भी आप लगाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसमें 80 to 85% क्या होता है, 80 to 85% आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है और बाकी का जो पार्ट होता है आपका वो थोड़ा सा पार्ट रीजनिंग वाला भी होता है। मतलब मिक्स तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसी तरीके का ये मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया है। आपको इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद पता लगेगा कि हाँ, इसमें ठीक वैसे ही क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं जैसे आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लोग इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद अपना जो स्कोर आएगा आपका 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में उनको ज़रूर बताना। और शुरुआत करते हैं हम अपने बिना किसी देरी से अपने मॉक टेस्ट नंबर 13 की। ठीक है, अपने मॉक टेस्ट नंबर 13 की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखो आपको देख के पता चलेगा कि ये आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, ये आपके पास जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसका ये क्वेश्चन है। और आप सभी लोग इसी तरीके से इस पूरे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। पूरे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद 40 में से आप कितना स्कोर कर पाते हो, आप उन 40 में से स्कोर अपना मेंशन जरूर करोगे कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, COMBUSTTION। इसमें क्या हो रहा है आपने देखा होगा, देखो ये वाला जो वर्ड है अपने एक छोड़ के अगले वर्ड के साथ इसमें क्या हो रहा है कि इसका लास्ट पद, लास्ट लेटर और स्टार्टिंग वाला लेटर क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें है वस्ट में, जब आप देखोगे तो इसमें पहला लेटर और आखिरी वाला लेटर क्या हो गया, गायब हो गया और रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद अगला जो वर्ड आया वो यूएस आया। अब इसी हिसाब से ये वाला जो वर्ड है आपका, इसमें आपका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर गायब हो जाएगा और इसी तरीके से MBUSTI जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको तरीका भी समझ में आ गया किस तरीके से हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। एक नाव एक नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है अप स्ट्रीम, यानी कि धारा की विपरीत दिशा वाला, आप समझ सकते हो। विपरीत दिशा में 434 किलोमीटर की दूरी को 62 घंटे में तय करती है और धारा के अनुप्रवाह मतलब होता है कि धारा की दिशा में 448 किलोमीटर की दूरी को 72 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल बतानी कितनी होगी। आप मुझे बताइए, ये हमारे पास अप स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम कितने किलोमीटर की दूरी, 434 किलोमीटर की दूरी 62 घंटे में वो तय करती है। यानी ये जो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी नाव की विपरीत दिशा में, यानी कि x माइनस के बाई की ये स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे x हमारा स्थिर जल में नाव की चाल होती है और बाई होता है धारा की चाल। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों 448 को जब आप डिवाइड करोगे 72 से तो आपके पास जो आएगा
आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x प्लस के y निकल के। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो। देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7 से कट जाएगा, 6 7 42 और 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा, यानी x माइनस वाई का मान जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। और इसी तरीके से 9 से कट जाएगा और x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें क्या निकालनी है, स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी, यानी कि x का मान बताना। तो इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ऐड करेंगे, बाई से वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम कह सकते हैं कि जो नाव की चाल होगी स्थिर जल में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या कहना चाह रहा है उसमें हम बात करते हैं। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। 8 किलोमीटर चलने के बाद हमने इस लड़के को यहाँ पे खड़ा किया और 8 किलोमीटर ये चला। 8 किलोमीटर चलने के बाद ये कहाँ पे मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और अपने 5 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। 8 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, वह फिर अपने बाएं मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ता है। तो लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो कितने किलोमीटर की, 9 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अंतिम में पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी, ये पश्चिम दिशा है, यानी कि ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा। तो वह 8 किलोमीटर किस दिशा में चला है ये बताना हमें। देखो आप मुझे बताओ, अगर ये पश्चिम दिशा है तो यानी कि ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी, और ये पूर्व हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपके पास कौन सी, आपके पास जो राइट हैंड पे जो होता है पूर्व की दिशा। अगर आप पूर्व की दिशा को अगर आप खड़े होके देखो, ये हो जाएगा इस तरीके से डायरेक्शन हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। और अब आप मुझे बताइए, अगर आप पूर्व की ओर को दिशा करके, पूर्व की दिशा को मुंह करके खड़े हुए हैं, तो राइट हैंड जो होता है आपका वो साउथ होता है, यानी ये साउथ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास नॉर्थ। ठीक है, बात इतनी आ गई आपको समझ में। यानी ये पूर्व से चला किसकी ओर, पूर्व से चला पश्चिम की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या कहना चाह रहा है। देखो 13 वर्ष के बाद 33% वार्षिक दर से, 13 वर्ष के लिए 33% वार्षिक दर से 22,450 रुपये का साधारण ब्याज मिश्र धन कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज का जो मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और आप आसानी से कर सकते हो। देखो 22,000 है, ये 22,450 का राशि है। अब इसमें क्या निकालना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप मुझे एक बात बताइए कि 33% हमें निकालना है ब्याज दर, और 33% ब्याज दर जो हमारा होगा वो 13% के लिए होगा। तो आप इसका ब्याज निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 13 वर्ष के लिए और अपोन हो जाएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ से जो आपका लगभग ब्याज निकल के आएगा वो ब्याज निकल के आएगा दोस्तों 96,310 आपका जो ब्याज निकल के आएगा, ये आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। यानी ये आपका एसआई हो जाएगा। एसआई इज इक्वल टू पीआरटी पर अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्योंकि मिश्र धन बनाना है तो हमें क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना अपना किसको, अमाउंट बतानी है। तो हमें इसमें एसआई को और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को इसमें ऐड कर देना है। तो एसआई और प्रिंसिपल अमाउंट जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपको 96,310.5 और प्लस ऐड कर देना है इसमें 22,450। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,18,760.5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों, इसका जो मिश्र धन बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, वो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और ये क्वेश्चन पाई चार्ट का हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो समझेंगे इसमें दिया क्या है, निम्नलिखित दंड आरेख और दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। वर्ष 2006 से 2008 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनी की बिक्री दी गई है। ठीक है, 3 अलग अलग ब्रांड है और 2006 से 2009 तक के हमारे पास समय दिया हुआ है, जो अलग अलग ब्रांड हमारे कपड़े बेच रहे हैं, टी शर्ट बेच रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 2009 में बेची गई ब्रांड जेड की टी शर्ट, ब्रांड जेड जो है, ब्रांड जेड की 2009 में बेची गई जो टी शर्ट है वो 740 है। ठीक है,
ब्रांड बाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है? ब्रांड बाई की जो है, ब्रांड बाई की जो कुल बिक्री है उसका कितने प्रतिशत है? तो आप ब्रांड बाई की बिक्री को सारी को ऐड कर दीजिए। बाई की बिक्री कौन सी है? 2006 में कितनी है? 1120 है। और 2007 में कितनी है दोस्तों? 990 है। 2008 में कितनी है? 1050 है। और दोस्तों 2009 में कितनी है? 1080 है। जब आप इसको टोटल ऐड करोगे, जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? जब आप इसको टोटल को ऐड करोगे तो आपके पास 4240 आएगा। 4240 आपके पास टोटल आएगा, यानी कि बाई का जो ब्रांड बाई है उसकी जो टोटल टी शर्ट है वो 4240 टी शर्ट आपकी बिकी गई है। अब उसमें पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है कि जेड जो ब्रांड है, यानी कि जेड का 2009 में बेची गई टी शर्ट वो टोटल बाई की ब्रांड की कितने प्रतिशत है, ये बताना है हमें इसका मान निकालना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप लगभग आंसर निकाल जाएगा, आपका आएगा 17.45 के बराबर। 17.45 के बराबर आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में कि नहीं आगे? बोलो, बात एकदम समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो वैसे भी आपका इसका आंसर, देखो आप एक चीज़ समझो, अगर मैं इसके एक जीरो से यहाँ काट दूंगा तो यहाँ पे एक जीरो बच जाएगा और ये आपका ये कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अभी आप देखो 4 का अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 40 आएगा, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब जाके ये आपके पास कितना आएगा? लगभग 4200 यानी कि 8400 के आसपास आएगा। अगर मैं इसका 2 गुना करता हूँ यानी कि 20 गुना करता हूँ, अगर 20% के आसपास आंसर होगा तो 8400 होना चाहिए था ऊपर। अब 8400 नहीं है तो यानी कि 20% से तो नीचे ही है। अब 20% से नीचे है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात एकदम समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसके क्वेश्चन मार्क का आंसर बताना क्या होगा। देखो समझेंगे बात को एक बार ध्यान से समझेंगे। आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, आप इन सब के वर्ड को देखो। डब्लू कितने नंबर पे आता है आप सभी लोग जानते होंगे, आप रीजनिंग में भी पढ़ते होंगे। डब्लू 23 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे ई आता है, 19 नंबर पे आपका क्या आता है? एस आता है, और दोस्तों 20 नंबर पे आपका टी आता है। आप इसको ऐड करोगे तो आप जब इसको ऐड करोगे कितना आएगा? देखो आप इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? आप जब इसको ऐड करोगे आपके पास आएगा दोस्तों कितना? ऐड कर दो। 9 और 3 12, 12 5 17 का 7 हो जाएगा, और हासिल आपका 1 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, यानी कि 67। 67 आ गया। और 67 में आप एक काम कीजिए, 67 में आप क्या ऐड करोगे? जो 75 आएगा 67 में आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 75। यानी इसका जो कोड बन रहा है इन सबके वर्ड को ऐड करके 8 ऐड करने के बाद बन रहा है। यानी इसमें भी जो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की तरफ, इसके सबके वर्ड को ऐड करने के बाद, यानी कि 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। इसको ऐड करने के बाद इसमें 8 और ऐड करना पड़ेगा। क्यों? देखो 19 और 1 20 और 20 40 और 5 45 हो जाएंगे, ये टोटल 45 हो जाएंगे, और 45 में आपको 8 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 53। यानी आपका जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में? कोड क्या लग रहा है कि इन वर्ड को, लेटर को ऐड करने के बाद उसमें 8 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, वही क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स, ये ब्रांड एक्स है, ब्रांड एक्स की जो टी शर्ट है, ब्रांड एक्स की जो टी शर्ट है, टी शर्ट की बिक्री कितने प्रतिशत कम है? देखो इसने पूछा कि 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की जो बिक्री है टी शर्ट की वो कितनी कम है, ये ध्यान रखना है। तो 2007 में कितनी है? देखो 1050 है, 2007 में 1050 है, और 2009 में कितनी है? 2009 में कितनी है? 880 है। तो आप मुझे बताइए कितनी कम है? आप बताओगे भैया ये जो कम है ना आपकी, ये है आपके 170 कम है। कितनी कम है? आप बोलोगे 170 कम है, पूरे पूरे 170। अब 170 किससे तुलना करनी है? हमें तुलना करनी है एक्स के 2017 से, यानी 2017 से तुलना करनी है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100%। आपका उत्तर जो आएगा, आपका जब इसको सोल्व करोगे आप, तो कितने बार जाएगा? कितनी बार जाएगा बोलो? ये जब आप उसको सोल्व करोगे तो आप पाओगे, देखो ये अगर 100 होता तो लगभग 16-17 बार जाता। आप जब इसको सोल्व करो, देखो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1700 बटे 1005। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, यहाँ से आप लमसम के आसपास जाओ इसमें आंसर लगाने, क्योंकि दूर दूर है
थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर ये 100 होता तो ऊपर 17% के आसपास आता, यानी 17% के आसपास आता अगर 100 होता। 100 नहीं है क्योंकि 100 से ज़्यादा है तो 17 से कम आएगा, तो 17 से कम आएगा यानी कि 18 नहीं हो सकता, 17 से ज़्यादा नहीं हो सकता और इतना भी कम नहीं हो सकता कि 11 आ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि 16.19%। आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करनी नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेशन के साथ खेलना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 96 किलोमीटर प्रति 98 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 196 घंटे लगते हैं तो अमृतसर से कांगड़ा के बीच में कितनी दूरी है ये बताना है। देखो, आप इसमें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाओ और एवरेज स्पीड जो आपकी निकल के आएगी यहाँ से, उस एवरेज स्पीड में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। एवरेज स्पीड क्या होती है? 2x बाई अपॉन एक्स प्लस के बाई होती है। ये कब होती है? जब डिस्टेंस हमारी सेम होती है। ठीक है, तो आप इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दो। एक्स वाई क्या होता है? एक्स वाई होती है चाल, ये एक्स हो जाएगी और ये बाई हो जाएगी। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई करो। देखो 2 गुणा कितना हो जाएगा? 2 गुणा 96 गुणा 98 और बटे 96 प्लस 98 कितना हो जाएगा? 194। ठीक है, आपको डिस्टेंस चाहिए, आप इस स्पीड की मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? आप इस स्पीड की जब मल्टीप्लाई करोगे किससे? इसके टाइम से, तो आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी दोस्तों, ये दोनों तरफ की डिस्टेंस निकल के आएगी, तो हमें इससे 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ही तरफ की डिस्टेंस चाहिए। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 196 से 196 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 9408। ठीक है, 9408 आपका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है उसको समझेंगे एक बार ना। दी गई श्रृंखला में भाई देखो, ये दी गई श्रृंखला है हमारे पास, इसमें अगले ये वाला शब्द हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, ये शब्द हमें बताना है क्या होगा, आप एक बार ध्यान से समझेंगे। देखो, बी है यानी कि ये दूसरे नंबर पे 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 8 और 3 कितने होते हैं? 11, यानी कि 11 का मतलब क्या होगा कि के आएगा और के में जे तो आ ही नहीं सकता, तो जे तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, के आएगा, यानी एक जो लेटर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास के। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, हमारे पास जो डिजिट है उसकी बात करते हैं। 2 और 3 होते हैं, 5 5 और 7 कितने होते हैं? देखो, आप इसमें जब आप देखोगे तो ये प्राइम नंबर की सीरीज क्या होती है? प्राइम नंबर की सीरीज आपकी वो हो रही है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है 2 3 5 7 11, तो इसके बाद क्या आएगा? के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, यानी कि K7 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है? एक घड़ी विक्रेता घड़ियों को प्रति घड़ी 1,76,464 रुपये में बेचता है। हालांकि वह क्रम से 20% और 30% की लगातार 2 छूट देता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा ये बताना। तो यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये वाला जो हमारे पास राशि है 1,76,064 जो हमारे पास राशि है वो क्या है? वो हमारे पास 2 क्रमागत छूट देने के बाद है, यानी कि ये हमारे पास कितना है? एसपी है और हमें एमपी निकालना। तो ये 2 क्रमागत छूट की एकल छूट बताइए मुझे कितनी होगी? आप बोलोगे भैया -20 और -30 और प्लस के कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 20 और 30 कितने होते हैं? 20 और 30 होते हैं 50, 50 में से 44% आ जाएगी, यानी कि 44% की उसको छूट मिली। और अगर 44% की छूट मिली, यानी कि ये वाली जो वैल्यू बिकी होगी दोस्तों, वो कितने पे बिकी होगी? अगर 44% की छूट मिली यानी कि 56% पे बिकी होगी। यानी मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्त, ये जो 1,76,064 जो है, ये 56% की वैल्यू है, मुझे 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि मेरे पास मार्केट प्राइस 100% है। अब मार्केट प्राइस 100% है, आप जब इसका 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा कितना? वो आंसर आएगा 3,14,400 आपका सही उत्तर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करोगे। बात इतनी आगे समझ में कि नहीं आगे? बोलो। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है? उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल बताइए जिनमें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। ठीक है, जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है, उन 3 अंकों की संख्या हमें बतानी है। उसका क्या बताना? सम बताना। देखो, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना ध्यान से समझना पड़ेगा आपको।
आपको एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से क्या समझना पड़ेगा? आपको एक ये समझना पड़ेगा कि जो हम आपके पास भाजक है, यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वो क्या है? वो होता है भाजक। जो भाजक है दोस्तों, वो भाजक कितना है? जो भाजक है वो है 10 हमारे पास, ठीक है। और शेषफल जो हमारे पास बच रहा है, शेषफल जो हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा? वो बचेगा 5। और 3 अंकीय संख्या है, ये ध्यान रखना है, 3 अंकीय संख्या है। तो आप यहाँ से उस संख्या का क्या निकाल सकते हो? देखो, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? आप मुझे बताइए, एक सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या कौन सी होगी जो हमारे पास 10 से डिवाइड करने के बाद क्या 5 शेषफल देगी? आप बोलोगे भैया सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 100 होती है, लेकिन ये तो 10 से डिवाइड करने के बाद 5 शेषफल दे ही नहीं रही। तो आप इसमें 5 ऐड कर दो। तो जब आप इसमें 5 ऐड करोगे, यानी कि 105 ऐसी संख्या हो जाएगी, 105 पहली 3 अंकीय संख्या ऐसी हो जाएगी जो 10 से डिवाइड करने के बाद 5 शेषफल देती है। यानी पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 105। अब आप मुझे अंतिम संख्या बताइए। सबसे बड़ी जो अंतिम संख्या होती है वो 3 अंकों की 390 होती है, जो 10 से डिवाइड हो जाए, लेकिन उसमें तो हमें 5 शेषफल चाहिए। अगर 5 शेषफल चाहिए तो संख्या कितनी बन जाएगी? संख्या बन जाएगी 995। संख्या बन जाएगी 995, ठीक है। अब आप इसके बीच का सम निकाल दीजिए। सम कैसे निकलेगा? सम निकाल दीजिए आप। पहले तो निकालो इसमें m, आप क्या n की वैल्यू निकालो। पहले n की वैल्यू जब निकालेंगे तो लास्ट पद कितना है हमारे पास? लास्ट पद बराबर क्या होता है? पहला पद कितना? 105 है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 10, क्योंकि 10 का ही तो मल्टीपल है। अब इसमें से आप निकाल दो। 10 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा? ये जब 10 इसमें से माइनस करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? या आप इसमें से माइनस करोगे, ये कितना आएगा आपके पास? 890 आएगा। 890 बराबर कितना हो जाएगा? 10 इंटू एन माइनस के 1। 10 से डिवाइड करोगे तो 89 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 90। यानी कि 90 हमारे पास संख्याएं बचेंगी, जो हमारे पास 3 अंकीय संख्याएं होंगी। किससे? 105 से लेकर के 195 तक। आप क्या कर दीजिए, इसका सम निकाल दीजिए, क्योंकि हमें सम ही तो पूछा है, हम इसका सम पूछा है, तो सम निकाल दीजिए आप। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2, तो 90/2 हो जाएगा, इंटू 2a हो जाएगा। 90/2 हो जाएगा इंटू 2a का मतलब हो जाएगा कितना? 2a का मतलब कितना हो जाएगा? 2a का मतलब हो जाएगा 210, और प्लस हो जाएगा n माइनस 1। n माइनस 1 कितना है दोस्तों? n माइनस 1 89 है, और n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 89, 89 इंटू डी हो जाएगा 10, यानी कि 190, 890 हो जाएगा। इसका मान आप निकाल दो, ये बचेगा 45 आपके पास। मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? आप इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 900 ही हो जाएगा आपका 1100। तो 1100 की इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1100 में जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो तो आपके पास आएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा? 49। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों 49,500 उसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। यानी कि 3 अंकीय की जो संख्या है, जो 10 से डिवाइड करने के बाद 5 शेषफल देती हैं, वो 3 अंकीय संख्या का जो सम है वो 49,500 है। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है? देखो, धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए, बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। उसने बचत की शेष राशि 9300 रुपये बैंक में जमा कर दी, ठीक है। धनुष का जो वेतन है, वेतन ज्ञात कीजिए यदि उसका वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। अगर उसके वेतन का 40% क्या है? अगर उसके वेतन का 40% क्या है? बचत राशि है, तो उसका हमें वेतन बताना कितना। देखो, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं उसका मान लेता हूँ वेतन जो है वो 1000 है, 1000 x मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस 1000 x में दोस्तों उसका जो 600 x होगा, 600 x जो होगा वो उसका होगा जो उसने क्या कर दिया, जो उसने अपना कहीं पे लगा दिया। उसने बोला ना बचत, वेतन का 40% उसकी बचत है, तो 40% बचत है तो 60% तो उसने कहीं पे लगा दिया होगा, वो होगा एक्सपेंड करा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 400 x मेरे पास क्या है? 400 x मेरे पास है, इसका क्या? बचत है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसने बोला बचत का 22%, इस बचत का 22% आप निकालो। जब बचत का 22% निकालोगे तो 22 जो कितने होते हैं? 88, यानी कि 88 x आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसका 22% निकालूंगा तो 88x आ जाएगा, 88x, ठीक है, प्लस। अब दूसरी बात आओ, उसका 23%, बचत का 23% कितना हो जाएगा, 23 जो कितने होते हैं, 4 या 12 हो जाते हैं, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी कि 92 हो जाएंगे, 92x ये हो जाएगा आपका। दूसरी बात उसने क्या बोला, और बचत का 24%, 24 जो कितने होते हैं, 96, यानी कि 96x यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको ऐड करो सबको, इनको सबको ऐड करने के बाद जो आपका आएगा, देखो 6 आएगा और 9 या 27 आएगा, यानी कि इसका आ जाएगा 276 रुपये जो है उसने अपनी बचत का इतना दान दे दिया। अब बचेगा कितना, 400 में से 276 निकालेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 124 बचेगा भैया, 124 बचेगा, है ना, बात आ गई समझ में आपको, 124x बचेगा। अब ये जो 124x है दोस्तों, इस 124x की वैल्यू इसने दे रखी 9300, 124x की वैल्यू तो इसने 9300 दी हुई है, तो 9300 जो हो जाएगा वो आपका 124x की वैल्यू हो जाएगी। और आपको निकालना किसका मान है, आपको जो निकालना है मान निकालना है आपको किसका, आपको मान निकालना है 1000x का, ठीक है। अब x से x डिवाइड कर जाएगा, आप इसको 3 से डिवाइड करो, आप इसको 31 से डिवाइड करो, 31 से जब आप डिवाइड करोगे तो 31 से डिवाइड होगा ये आपका 4 बार जाएगा, और 31 से डिवाइड होगा आपका कितनी बार, 3 बार जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 300, और 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 25 बार आपका कर जाएगा, यानी कि 250 बार। मल्टीप्लाई कर दो, 25 से कितने होते हैं, 75, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों 75,000 उसका क्या था, 75,000 उसकी सैलरी थी, 75,000 उसका वेतन था। आपको बात एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गई होगी, है ना, एक एक पॉइंट मैंने आपको ध्यान से समझाने की कोशिश की है, आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन क्या है, विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, विनोद क्या है, एक अच्छा क्रिकेटर है, ये हमें बताना है। विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है, विनोद अच्छे बल्लेबाजी करता है, विनोद अच्छे गेंदबाजी करता है। देखो आप मुझे एक बात बताइए, अगर विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है तो ये निष्कर्ष कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो बल्लेबाजी अच्छी करेगा या गेंदबाजी अच्छी करेगा तभी अच्छा क्रिकेटर होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ना तो पहला अनुसरण होता है निष्कर्ष, ना दूसरा अनुसरण होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। किसी क्रिकेटर को, विनोद अगर एक अच्छा क्रिकेटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी गेंदबाजी या बल्लेबाजी करे, ऐसा भी होता है कि गेंदबाजी अच्छी ना करता, बल्लेबाजी अच्छी नहीं करता होगा, तो ऐसा भी तो होता है कि फील्डिंग अच्छी करता होगा, कप्तानी अच्छी करता होगा, है ना, ये चीज़ भी तो हो तो सकती है। तो आंसर हमारा, यानी कि जो निष्कर्ष हमारा पहला और दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो सकते हैं, हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें संतुलित करना है। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो आपका डिवाइड वाला पार्ट होता है ना, डिवाइड वाला, उसको देखते हैं। आप मुझे बताओ क्या डिवाइड का पार्ट कहाँ है, इक्वल है सारे के सारे, यानी कि सबके बराबर में 10 आ रहे हैं, सबके बराबर में क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए, कोई सभी सबके बराबर में 10 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं डिवाइड का साइन लगाऊंगा 12 से, तो क्या 5 और 12 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इतनी बात आ गई समझ में। अब आप मुझे बताओ 70 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर उसमें 12 जोड़ूंगा, क्या वो 10 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब दूसरी बात देखो, अब इसमें आप देखो अगर मैं 70 में 5 जोड़ूंगा, अगर मैं देखो 12 की 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 पंजे 60 होते हैं, और 60 की 70 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 60 को 70 में ऐड करूंगा 130 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर डी हो जाएगा। कैसे, देखो 70 में से 12 पंजे 60 घटाने तो 10 बचेगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निष्कर्ष की इसमें बात करते हैं। देखो यदि केवल इसमें बताया गया है, यदि केवल तर्क एक प्रबल है तो उसमें ए आंसर होगा, बी आंसर होगा यदि केवल तर्क 2 प्रबल है, सी आंसर होगा यदि तर्क ए और दोनों प्रबल है, यदि न तो तर्क ए न तो तर्क 2 बी जो है दोनों प्रबल है, मतलब दोनों में से कोई भी प्रबल नहीं है तो डी आंसर होगा, और ई आंसर होगा यदि तर्क ए और 2 दोनों प्रबल है। तो आप इसका आंसर लगाइए क्या होगा। देखो आसान क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आप मुझे बताओ अगर सरकार प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाती है तो क्या हो सकता है। हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का जैव नवीकरण होने पर बहुत समय लग जाता है, मतलब उसको क्या होता है, उसको डिकम्पोज होने में बहुत समय लग जाता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिकम्पोज नहीं हो पाता। अगर डिकम्पोज नहीं हो पाता तो जो हमारे मरीन जो हमारे एनिमल है, जैसे कि हमारे जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके लिए बहुत परेशानी होती है। तो ये कथन ठीक है, इसका जो तर्क है वो सही है कि अगर सरकार थैलियों को प्रतिबंध करती है तो उसमें हमारा ये फायदा है कि अगर जो जैव नवीकरण है, इसका मतलब कारण ये हो सकता है कि जो जैव
नवीनीकरण है, यानी कि जो डिकम्पोजिशन है हमारे जो उसका प्लास्टिक का, वो नहीं हो पाता। तो ये बात सही है, इसका तर्क ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, नहीं, अन्य देशों में प्लास्टिक की थैलियों से उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा है, ऐसा कोई हो नहीं सकता। देखो, अब दूसरे देश से हमें क्या लेना, हमें तो अपनी जलवायु के हिसाब से, अपने देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन लेना है। तो यानी कि हमारा जो पहला दूसरा तर्क है वो प्रबल नहीं है। अब केवल पहला प्रबल है तो हमारा पास ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अब निष्कर्ष हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दिया हुआ है। निम्नलिखित आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर कीजिए। दिए गए दंड आरेख विभिन्न शहरों में कार्यरत और बेरोजगार युवाओं की संख्या हजारों में है दर्शाता है। ठीक है, उसमें बताना है। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है, दिए गए सभी शहरों में बेरोजगार युवा की औसत जनसंख्या, जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। मतलब औसत संख्या ज्ञात करनी है, ये कितनी होगी, किसकी, बेरोजगारों की। बेरोजगारों की, अब बेरोजगार कौन से हैं, बेरोजगार हैं लाइट वाले, तो इनको सबको ऐड कर लो। देखो ऐड करोगे, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 का 0 हो जाएगा और आपके पास कैरी हो जाएगा 2। ठीक है, 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 6 कितने होते हैं, 21, 21 और 8 कितने होते हैं, 29, 29 और 7 कितने होते हैं, 36, 36 और 2 कितने होते हैं, 36 और 2 होते हैं 38 का 8 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 हासिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 और 3 कितने होते हैं, 5 और 3 होते हैं 8। ठीक है, आगे बात समझ में। अब कितनी संख्या है, 5 है, तो इसे 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 5 ही कम 5, और बचेगा कितना यहाँ से, बोलो बचेगा कितना। यहाँ पे बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी कि 176 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। 176 इसका औसत आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। चेन्नई शहर में बेरोजगार युवा बेंगलोर शहर में चेन्नई शहर में रोजगार युवा बेंगलोर शहर में रोजगार युवा का कितने प्रतिशत है। चेन्नई में कितने हैं, चेन्नई में कितने प्रतिशत है। देखो, चेन्नई में जो युवा है, जो रोजगार है, उसके पास 240 लोग हैं। बेंगलोर में कितने हैं, बेंगलोर में 270, बेंगलोर में 270, तो इसका प्रतिशत निकालना आपको, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। देखो, 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा और 3 नम 27 आ जाएगा। यानी मेरे दोस्त ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 800 बटे, ये हो जाएगा 800 बटे 9। 800 बटे 9 का 9 अट्ठे 72 होते हैं, यानी कि 8.88% आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8.88% आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो, यदि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 57 है। अब अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 3πr उसका 3π³ होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 3πr³ होता है, सॉरी 3πr² होता है। आप सभी को मैंने मेंसुरेशन के फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। बात आगे समझ में, आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, और पाई का मान कितना है, 3.14 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे आर की वैल्यू, आर की कितनी है 57, 57 गुणा 57। जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो आंसर आपका आएगा दोस्तों, वो आंसर निकल के आएगा 30,605.58। ये आपके पास उत्तर आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। देखो, इसमें भी हमें स्टार का मान बताना क्या होगा, स्टार का मान बताना हमारे पास क्या होगा। ठीक है, नहीं यार, इसमें तो मामला गलत हो गया कहीं ना कहीं। इक्वल का साइन भी तो होना चाहिए ना इसमें, कहीं पे इक्वल का साइन होना चाहिए, और इक्वल का साइन यहाँ पे था। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा ना ये गड़बड़ हो गई हमसे। यहाँ पे इक्वल का साइन था इसमें, आप एक बार इसको सही कर लीजिए। देखो, ये जो था ना, ये था हमारे पास 9 स्टार 2 इक्वल टू 90 है, इक्वल टू हो जाएगा 90। ठीक है, ये आपके पास अभी भी सही से नहीं हुआ ना, नहीं यार, इधर करो। यहाँ पे आपका ना इक्वल टू का साइन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इक्वल टू का साइन है, ये है 2 और इक्वल टू हो जाएगा 90।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आप समझ गए होंगे आराम से। आप इसको सोल्व करो। देखो ऑप्शन नंबर पहला चेक करो, ऑप्शन नंबर पहला चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम, मैंने आपसे क्या बताया था, पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास डिवाइड वाला साइन है, डिवाइड वाला साइन क्या है, डिवाइड वाला साइन लास्ट में है, यानी कि 3 से क्या मैं 2 को भाग दे सकता हूँ? आप मुझे बताओ 3 से क्या मैं 2 को भाग दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ ना, तो यानी कि ये ऑप्शन मेरे पास नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन मेरे पास नहीं हो सकता। ठीक है भाई, 3 को मैं 2 से भाग नहीं दे सकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अगले ऑप्शन की। देखो 9 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 बराबर, अब 90 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9 ते 27 हो जाएगा, 270 हो जाएगा प्लस के 2। क्या ये बराबर हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। देखो 9 में ये 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 18 और 10 हो जाएंगे 28 आपके पास, इसका जो आंसर आएगा 28 आ जाएगा। और बराबर, देखो 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 में से 2 घटा देंगे 28 आ जाएगा, यानी कि 28 बराबर 28 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है, दो संख्याओं का, अरे यार, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक का मतलब होता है दोस्तों, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक का मतलब होता है HCF, यानी कि दो संख्याओं का जो HCF है हमारे पास, वो HCF दिया हुआ है कितना, 23। आगे बात समझ में, HCF दिया हुआ है 23, ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समावर्तक के अन्य जो दो भाजक है वो कितना है, 26 है, और एक 27 है। इसमें छोटी संख्या बतानी। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए कि लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम के फैक्टर दिए हुए हों और उसमें बड़ी छोटी संख्या दी हुई है, तो उन फैक्टर को चेक करेंगे। उन फैक्टर में से छोटी संख्या वो होगी जो HCF की मल्टीप्लाई करके उसके छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही होगी। छोटी संख्या निकालनी ना, तो छोटी संख्या कौन सी है, आप मुझे बताओ। 26 की मल्टीप्लाई अगर मैं 23 से उसके HCF से करूंगा, ये छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 छंग 18, 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट। अब आप इसको डेटा सम से कर लो या मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 598। 598 आपका आंसर आएगा, 598। 23 की मल्टीप्लाई आप 26 से करोगे तो 598 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। वैसे भी देखो उत्तर नहीं आ सकता, देखो 23 की मल्टीप्लाई में 529 आएगा, यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। और क्योंकि 23 में 23 कितने होते हैं, 23 69, 69 और ऐड करना हमें, 529 में 69 और ऐड करना है, तो जब इसमें ऐड करोगे तो 158 ही आंसर आएगा। ठीक है, आगे समझ में बात नहीं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 मेरे पास क्या कहना चाह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है उस पर बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है दोस्तों, हमारे पास जीपी है, उसका योगफल बताना है। देखो 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 और डॉट n पदों तक है, उसका क्या निकालना है हमें, इसका सम निकालना। सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गुणोत्तर श्रेणी के सम का फॉर्मूला मैंने आपको शायद कल या परसों की क्लास में बताया था। NSN बराबर जो होता है दोस्तों, वो होता है a इंटू एन की पावर, सॉरी आर की पावर n, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन क्या होता है, आर माइनस वन। ठीक है, तो a क्या है, a है हमारा पहला पद। अब r क्या है, r है इनका मतलब जो गुणोत्तर क्या बोलते हैं उसको, यानी कि सेकंड पद अपॉन, जब आप सेकंड पद और अपॉन फर्स्ट पद निकालते हो उसको कुछ बोलते हैं, मेरे ध्यान से स्लिप हो रहा है ना अभी, तो 1/9 हो जाएगा और अपॉन 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 ही आएगा। यानी इसका r का मान क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे a का मान भी हमारे पास 1/3 ही हो जाएगा दोस्तों। अब इसकी वैल्यू रख दो, हो जाएगा 1/3, यहाँ पे 1/3 की पावर n हो जाएगी, यानी कि 1/3 की पावर n माइनस के 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस के, ठीक है, ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा निकल के आएगा दोस्तों 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n, होल पावर n नहीं, 3 की पावर n है ये, 1/3 की पावर n। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, फॉर्मूला रखना तो फॉर्मूले में मान रखना, तो आंसर आपका आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 3 निरंतर वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रम से 146 रुपये प्रति किलोग्राम, 292 रुपये प्रति किलोग्राम और 365 रुपये प्रति लीटर, सॉरी माफी चाहूँगा, प्रति लीटर था। यदि एक आदमी उस उत्पाद का प्रति वर्ष
60 रुपये खर्च करता है, व्यय करता है, तो उसको औसत बताना कितना होगा। देखो ये पहले साल की बात है, ये दूसरे साल की बात है, और ये तीसरे साल की बात है। वो हर साल कितने रुपए खर्च करता है? हर साल 16,000। वो हर साल कितने रुपए? 16,000, 16,060 रुपये खर्च करता है। और पहले साल जो उसको दाम लगा वो कितना? 146 का लगा। अब मुझे बताइए कितना खरीद लिया होगा उसने इस 146 के दाम में? पहले साल उसने कितना खरीद लिया होगा? ये पूरे पूरे 11 से कट जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा। अब दूसरे साल की बात हो रही है, दूसरे साल की बात हो रही है। दूसरे साल क्या रेट है? दूसरे साल का जो रेट है वो 292 है, और 292 जब इसको डिवाइड करोगे तो 55 आएगा, 55 आएगा। और तीसरे साल जो रेट है दोस्तों वो बढ़ के कितना हो जाता है? 365 हो जाता है। 365 से जब डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 44। यानी मेरे दोस्त 3 साल में उन्होंने कितना लिया? टोटल कितने रुपए, टोटल कितने लीटर ले लिया? टोटल जो कितने लीटर लिया? टोटल 209 लीटर लिया। और मुझे बताइए आप, जब वो हर साल 16,900 रुपये, 16,060 रुपये खर्च कर रहा है, तो मुझे बताइए कि वो 3 साल के लिए कितने रुपए खर्च करेगा? 3 गुणा 16,060, ठीक है। और अपॉन हो जाएगा कितना? अपॉन हो जाएगा कितने लीटर लिया उसने 3 साल में? 209 लीटर। तो औसत कितना आ जाएगा? औसत जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 230.52, 230.52 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23 नंबर, ठीक है। आज मंगलवार है, तो 67 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? आपको 67 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना। 7 नम 63 हो जाएंगे, 7 नम 63, यानी कि 63 दिन बाद जो होगा वो भी मंगलवार होगा। अब 63 के अगला दिन 65वां होगा, ठीक है, सॉरी 64वां होगा, फिर 65वां हो जाएगा, फिर 66वां हो जाएगा, फिर 67वां हो जाएगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि शनिवार का दिन होगा 67 दिन के बाद, शनिवार, ठीक है, शनिवार का दिन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? श्रुति, संदीप, अमित सहकारिता करते हुए, ठीक है, श्रुति सहमत पूंजी का 1/3, श्रुति जो है समस्त पूंजी का 1/3 योगदान करता है। श्रुति जो है समस्त पूंजी का 1/3 योगदान करती है। इतनी बात क्लियर होगी? 1/3 कौन करती है? श्रुति, ठीक। जबकि संदीप उतना ही योगदान करता है जितना श्रुति और अमित संयुक्त रूप से योगदान करते हैं, ठीक है। जितना संदीप और कौन, जितना संदीप उतना ही योगदान करता है जितना श्रुति और अमित दोनों संयुक्त रूप से योगदान करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अब इसको ध्यान से समझना है आपको, अब इसको आपको एक बार ध्यान से समझना है। श्रुति का जो योगदान है वो 1/3 है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। श्रुति, और मुझे एक बात बताइए, 1/3 अगर उसका योगदान है, मुझे एक बात बताइए, वर्ष के अंत में जो लाभ होगा वो कितना लाभ होगा? वो होगा 1,20,000 रुपये का लाभ अर्जित होता है। तो अमित का हिस्सा बताना। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि जो वर्ष के अंत में जो लाभ होगा वो 1,20,000 का होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और श्रुति को उसमें कितना लाभ मिलेगा? मुझे एक बात ये बता दीजिए, अगर 1,20,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ, उसको कितना? 1,20,000 का लाभ हुआ 1 साल के अंत में, तो आप मुझे बताओ श्रुति का जो लाभ होगा वो कितना होगा? वो 1/3 ही होगा, क्योंकि उसने 1/3 रुपये क्या करे, 1/3 उसने क्या करा, लाभ हो जाएगा श्रुति का। 1/3 ही तो उसने क्या करा था दोस्तों, 1/3 ही तो उसने निवेश किया था, तो कितना हो जाएगा? 1/3 का मतलब हो जाएगा 40,000, यानी मेरे दोस्त 40,000 श्रुति का लाभ हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होगी कि नहीं होगी? बोलो, इतनी बात आपको क्लियर होगी? तो आप मुझे बताइए, जो एक्स मान लीजिए, हम किसका एक्स मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं? एक्स, जो संदीप की जो राशि है, जो संदीप को प्राप्त राशि होगी वो कितनी होगी? आप मुझे बताइए, श्रुति के जो श्रुति है, मुझे एक बात बताइए, श्रुति और अमित की संयुक्त जो राशि है, तभी वही तो संदीप के बराबर है। तो संदीप की जो राशि हम मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, श्रुति कितनी है, अमित का मान लेते हैं एक्स, और श्रुति की है 40,000, तो 40,000 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये 40,000 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ये 40,000 प्लस एक्स, और इसमें साथ में और जोड़ दीजिए आप, क्या साथ में आप इसमें जोड़ दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, देखो एक चीज़ यहाँ से समझने वाली है आपको। श्रुति का लाभ हमें पता चल गया 40,000 है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब उसमें हमने क्या, इसने बोला कि संदीप का जो लाभ है ना, संदीप का लाभ वो श्रुति के लाभ के और अमित के लाभ के बराबर है। मैंने अमित का जो लाभ मान लिया, अमित का जो मैंने लाभ मान लिया दोस्तों, वो मान लिया एक्स, ठीक है, अमित का लाभ एक्स हो गया। अब जो संदीप है, ये संदीप हो जाएगा ना,
संदीप जो हो जाएगा वो अमित के लाभ के और श्रुति के लाभ के बराबर है, तो ये संदीप का लाभ हो गया। और प्लस अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, इसमें मैं अमित का लाभ और जोड़ दूं, तो जो दोस्तों जो बचा हुआ राशि है यानी कि 40,000 श्रुति का माइनस हो गया, तो संदीप और अमित का ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 80,000 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 80,000 का मान हो जाएगा। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 40,000, और x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो अमित का जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, अमित का लाभ होगा दोस्तों 20,000, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। अमित का ही तो लाभ पूछा हमसे, 20,000 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। देखो 25वां क्वेश्चन है हमारे पास, 17,500 के गुणनखंड की संख्या बतानी कितनी होगी। 17,500 के गुणनखंड की संख्या बतानी है, तो आप इसको डिवाइड कर दो। देखो एक बात बताओ मुझे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 175 गुणा क्या लिख सकता हूँ, 175 गुणा 10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। भैया इसको क्या लिख सकते हैं, 175 को 25 गुणा 7 लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। भाई अगर मैं वैसे निकालने जाऊंगा, जैसे हम निकालते हैं कि ये इधर एक डंडा खींचो इधर एक, ऐसे करके निकालना बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम इजीली कर सकते हैं तो इजीली करने की कोशिश करो। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएंगे वो घात में 1 जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, घात में 1 जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो 16 होंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, अनुगामी शून्यों की संख्या बतानी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया है। ठीक है, इसमें शून्य की संख्या बतानी कितनी होगी, शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है। शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें नंबर ऑफ 5 निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके फैक्टोरियल में दोस्तों 2 तो कई बार आ जाएगा, और जो नंबर निकालते हैं 0 वो 2 गुणा 5 से निकलते हैं, 2 और 5 के पेयर से ही तो बनते हैं 0। तो आप क्या करोगे, आप इसमें से क्या करोगे दोस्तों, आप क्या करोगे कि इसके नंबर ऑफ 5 निकाल दोगे। तो नंबर ऑफ 5 निकालने का तरीका क्या है, इसको डिवाइड करो 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 5 से 15 हो जाएगा, 5 ही कम 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 5 चौक 20, यानी मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 3174। इस 3174 को इधर लिखे रहने देंगे। अब इस 3174 को लेके आओ इधर, 3174 को फिर 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो बचा हुआ शेषफल है ना उसको ऐड नहीं करना, हमें पूरा पूरा काटना 5 से। अब इसको फिर लेके आओ 634 को इधर, 634 को इधर फिर 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, और 5 छंग 30। फिर 126 को 5 से डिवाइड करो, फिर 126 को 5 से डिवाइड करो, 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब जो 25 है, अब इसको फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इस 25 को फिर 5 से डिवाइड करो तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो आप बस, अब इन सबको आप ऐड कर दो। किस किस को ऐड करना आपको, इस 5 को ऐड करना, 1 को ऐड करना है, इस 25 को ऐड करना, इसको ऐड करना, और इसको ऐड करना है, और इसको, इन सबको ऐड कर दो, नंबर ऑफ 0 उतनी हो जाएंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3965। 3965 आपके पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी ना टंग स्लिप हो जाती है। कितना हो जाएगा, 3965 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। इसमें क्या करना होता है, जब हम भी नंबर ऑफ 0 निकालने होते हैं तो हमें पता होता है कि अगर फैक्टोरियल में कोई भी संख्या लिखी हुई होगी तो उसमें हर दूसरा नंबर जो है वो सम होगा, और सम नंबर यानी कि 2 का मिनिमम नंबर सम कौन सा होता है, 2 होता है। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँगा तभी एक 0 बन सकता है। तो हम क्या निकालते हैं, जब भी बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या के फैक्टोरियल से हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ 5 निकाल के हमें पता चल जाएगा जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतने नंबर ऑफ 0 होंगे। तो नंबर ऑफ 5 कितने थे उसमें, 3965 हमारे पास 3965 नंबर ऑफ 5 थे। तो नंबर ऑफ 5 3965 आ गए, आंसर भी हमारे 3965 आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित दंड आरेख और दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। ब्रांड एक्स की टी शर्ट जो है दोस्तों कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जेड की टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच अंतर बताना है। इसने बोला है कि ब्रांड एक्स जो है उसकी जो कुल बिक्री है उसके आधे, जो ब्रांड एक्स है उसकी कुल बिक्री है उसके आधे। अब आप मुझे बताओ ब्रांड एक्स की जो कुल बिक्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी,
देखो 1090 इधर है, 1050 इधर है, तो 2000 कितने हो जाएंगे, 2140 हो जाएंगे, 2140 हो जाएंगे। अब 2140 में जब 8070 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2140 में अगर आप ये ऐड करोगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 और ये हो जाएगा आपका 2000, हाँ 3000 हो जाएगा, 3010 हो जाएगा। अब 3010 में जब आप 800 कितना ऐड करोगे, 880 ऐड करोगे तो 3890 हो जाएगा, ये 3890 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे एक्स के आपके पास, और इसका आधा चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये एक्स की टी शर्ट आ जाएंगी एक्स की, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 1945 आ जाएगा, 1945, 38 दूनी 19, 45 दूनी 90, ये आ जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, ब्रांड जेड की बात करनी है, ब्रांड जेड की। ब्रांड जेड हमने अभी पीछे ऐड करा था, कितना था, ब्रांड जेड का मतलब कितना था टोटल, ब्रांड जेड का था 3400 कितना, 3420। अब इसमें अंतर निकालना, बस इन दोनों का अंतर निकाल दो, कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, आप इसमें से माइनस करो, ये बचेगा 5 आपके पास, और 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेंगे, और ये बचेगा 4, ये बचेगा 1, यानी कि 1475 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, 1475। ठीक है, अंतर आ जाएगा 1475। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। पाइप ए एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी एक टंकी को 96 मिनट में भर सकता है, पाइप सी उसी टंकी को 128 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो हमें बताना है दोस्तों, तो हमें बताना है कि पाइप कितने घंटे में भर जाएगी, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखो 64 है, एक पाइप एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, दूसरा पाइप कितना है, दूसरा पाइप बी, ये भर देता है कितने, 96 में। और तीसरा पाइप क्या है, तीसरा पाइप है दोस्तों सी, ये कितने में भर देता है, ये भर देता है 128 में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो 16 से कट जाएगा, 16 चौका 64 होंगे, 16 छंग 96 हो जाएंगे, तो ये 16 गुणा 4 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेोगे ना तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको बराबर करके लिख लो, 16 गुणा 4, इसको लिख लो 16 गुणा 6। ठीक है, और 16 अट्ठे 128, 16 गुणा 8, तो 16 तो हमारे पास आएगा ही आएगा एलसीएम में, और 6 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 4 8 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 24, यानी कि 16 गुणा 24 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ 6 चौक 24 हो जाएंगे, तो इसमें जो बचेगा शेषफल, अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इसकी क्षमता निकालने के लिए, तो कितना आएगा, ये 6 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, और 8 या 24 से 3 बार कटेगा, इनकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ ये तो माइनस की क्षमता है, ठीक है, ये दोनों प्लस की हैं, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो आप इसको ऐड कर लो। अब इसने बोला कि तीनों टंकी अगर एक साथ खोली जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, तीनों टंकी एक साथ खोली जाएगी तो एक भरी जाएगी 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में एक भरी जाएगी तो जो टोटल घंटे लगेंगे दोस्तों वो कितने लगेंगे, टोटल मिनट जो लगेंगे वो 16 चौका 64, 16 चौका 64 का 4 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 और 6 38 हो जाएगा, यानी कि 384 मिनट इसको लगेंगे, 384 मिनट, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, 29 नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या कहना चाह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन देखो, एक्स किसी कार्य को 147 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स जो है एक किसी कार्य को 147 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसने अकेले 63 दिन तक कार्य किया, 63 दिन तक कार्य किया, और शेष कार्य को बाई द्वारा 84 दिनों में पूरा कर दिया गया। दोनों मिलाकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये बताना है। देखो समझो बात को, यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली है। आप मुझे बताओ, अगर x की क्षमता x है और वो एक पूरे काम को 147 दिन में करता है, तो यानी कि x इंटू 147 टोटल काम हो जाएगा। अब ये टोटल काम हो कैसे रहा है, पहले 63 दिन तक x ने काम करा, तो 63 दिन तक x ने काम करा होगा, 63 दिन तक x की क्षमता से काम हुआ होगा, तो 63 गुणा x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा दोस्तों 22 गुणा 84, यही तो आएगा। अब आप इसको सोल्व करो, देखो ये हो जाएगा 84 बाई, और बराबर 63 इसमें से ऐड करें, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये बचेगा आपके पास 6, यानी कि 84 x आ जाएगा। डिवाइड करो, इनका जो रेशियो आ जाएगा वो x अनुपात बाई की जो क्षमता आ जाएगी वो 1 अनुपात 1 आ जाएगी, यानी कि एक क्षमता x की हो जाएगी, एक क्षमता बाई की। अब टोटल कार्य निकालना, टोटल कार्य है कितना, 147। अब 147 है ना, आप मुझे बताओ x की क्षमता कितनी है, x की क्षमता 1 है, और एक x 147 दिन में पूरा काम कर देता है, तो जो टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा वो 1 गुणा 147 हो जाएगा। अब इस काम को किसके द्वारा, x और y के द्वारा, यानी कि 2 यूनिट से कराया जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 5 बार, यानी कि 73.5 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। देखो 645 लीटर मिश्रण में
दूध और पानी का जो अनुपात है वो 21:24 है। 21 अनुपात क्या है? 21:24 है हमारे पास। कितना? 21:22, माफी चाहूंगा। ठीक है, 21:22। 21:22 हमारे पास क्या है दोस्तों? 21:22 हमारे पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो हमारे पास है वो 21:22 है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का जो रेशियो हो जाए वो 2:3 हो जाए, 3:2 हो जाए, माफी चाहूंगा, 3:2 हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, इसमें मिलाया क्या जा रहा है? इसमें जो मिलाया जा रहा है वो कितना मिलाया जा रहा है? वो दूध मिलाया जा रहा है। तो दूध मिलाया जा रहा है यानी कि वाटर तो सेम रहेगा। तो वाटर को सेम कर दो आप। इसकी मल्टीप्लाई किससे करो? 11 से। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो ये रेशियो कट के कितना बन जाएगा? 11 या 33 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 22। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकाल दो। कितने यूनिट मिलाया जा रहा है? यहाँ से मिलाया जा रहा है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मान निकाल दो, 12 यूनिट का। और टोटल हमें कितना दिया हुआ है? टोटल 45 यूनिट का मान दिया हुआ है। 645 जो है दोस्तों वो 43 यूनिट का मान दिया, 43 यूनिट का। ठीक है, अब 43 से काटेंगे, एक बार कट जाएगा और बचेगा कितना? 1, और ये बचेगा 2, 215। तो 4, 5 बार जाएगा यानी कि 15 बार जाएगा। तो 15 गुणा 12 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 15 हो जाएगा। तो 12 की मल्टीप्लाई 15 से कर दो। 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणा के 12। 15 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 180, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 180 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई यहाँ तक? बोलो, आगे बात समझ में? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन पेपर सारा का सारा? आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है? देखो, इसमें बताना है कुछ अक्षर शब्द हैं। देखो, कुछ अक्षर को मैं मान लेता हूँ ये। इसमें हमें क्या निकालना है? देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया गया है निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं और इस कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। भले ही वे अज्ञात सर्वज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हों, फिर भी उनको उन्हें सत्य मानना होगा, उन्हें सत्य मान्य होगा जैसे दिया हुआ है। निष्कर्षों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य की अवहेलना करते हुए तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चयन करने के लिए इसमें दिया गया है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें निष्कर्ष बताना। देखो, इसमें कंक्लूजन का क्वेश्चन दिया गया है ना। देखो, कुछ अक्षर क्या है? शब्द हैं। ये कुछ अक्षर मैंने बना लिए और इसमें से ये अक्षर हो गए, ये हो गए कुछ शब्द। ये कुछ अक्षर हो गए, ए हो गया, और ये हो गया शब्द दोस्तों, एस हो गया। ठीक है, सभी शब्द जो है संख्याएं हैं, तो सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे? संख्या हो जाएंगे। संख्या को मैं लिख देता हूं नंबर n। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष पे आओ। कुछ अक्षर संख्या है, देखो कुछ अक्षर संख्या में ऐड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। नंबर में ऐड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, यानी कि पहली बार ठीक है। कोई अक्षर संख्या नहीं है, मुझे बताओ कोई अक्षर संख्या नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो पहला आंसर सही है, यानी कि केवल कथन एक सही है। तो केवल कथन एक सही है, ये केवल निष्कर्ष एक सही है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन में। आगे की मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें क्या देगा? कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। देखो, कुछ डॉक्टर को मान लेते हैं डी है, ये डी डॉक्टर हो जाएंगे। कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो इंजीनियर को मान लेते हैं ये इंजीनियर हो जाएंगे। ठीक है, सभी इंजीनियर मैकेनिक है, ये सारे के सारे इंजीनियर किसके अंदर आ जाएंगे? मैकेनिक के अंदर आ जाएंगे, ये मैकेनिक हो जाएंगे। कुछ मैकेनिक मास्टर है, तो कुछ मैकेनिक मास्टर हो सकते हैं, मैं कुछ मैकेनिक को मास्टर यहां पे बना सकता हूं। ठीक है, अब बताओ, कुछ डॉक्टर मैकेनिक है, बिल्कुल कुछ डॉक्टर मैकेनिक है, बिल्कुल पहला कथन तो ठीक है। क्या कुछ मास्टर इंजीनियर है? देखो, कुछ मास्टर इंजीनियर हो भी सकते हैं, कुछ मास्टर इंजीनियर नहीं भी हो सकते, यानी कि पहला कथन सही भी, दूसरा कथन सही नहीं है, यानी कि हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो ये हमारा कंक्लूजन ठीक नहीं है, तो ये वाला तो ठीक नहीं है, पहला ठीक है। पहला ठीक है, यानी कि कौन से में? ए में है, यानी कि सी आंसर इसका भी हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि 60% की वृद्धि होती है। 4 वर्षों में दोस्तों एक राशि पर 60% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आप मुझे बताओ, अगर 4 वर्षों में 60% बढ़ जाती है तो मुझे बताओ एक वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? एक वर्ष में बढ़ जाएगी दोस्तों 15%। एक वर्ष में 15% बढ़ जाएगी, यानी कि वार्षिक जो ब्याज की दर है वो निकल गई हमारे हिसाब से। एक साल में 15% होगी। 2 वर्ष बाद सामान्य ब्याज दर पर इतने रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई? 15% हमारे पास ब्याज दर है, तो 15% का आप 2 साल के लिए ब्याज निकाल दो। 15 + 15 कर दो,
15 + 15 हो जाएगा, और 15 15 225 यानी कि 2.25 हो जाएगा। 15 15 30 हो जाएंगे, यानी कि 32.25% हमारा आ जाएगा SI। 2 साल का ये CI आ जाएगा, CI 2 साल का। ठीक है, बात आ गई समझ में। देखो 4 साल का साधारण ब्याज 60% दे रखा था, तो मैं 1 साल का निकल गया 15%। अब ये तो SI की बात है, ये तो SI की बात है, हमें CI की बात चाहिए 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए CI चाहिए हमें, तो CI हमें सक्सेसिव से निकाल दिया, यानी कि 32% 32.25% क्या हो जाएगा, ये CI हो जाएगा। और क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो। 5200 500 इसकी मल्टीप्लाई आप 32.25/100 से कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16,000। आपका आंसर आएगा 16,931.25। 16,931.25, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई दोस्तों? क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 कहना चाह रहा है कि देखो आप एक काम करो, ये डिवाइड का साइन था, माफ़ी चाहूँगा, ये डिवाइड का साइन था यहाँ पे, तो मैं इसको अपॉन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 6/10 लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं दोस्तों 8/100, नहीं 8/1000, ठीक, नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते इसको आप ये लिखो 0.008 अपॉन इसके कोई भी संख्या मान लो, x मान लो, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है कि ये अपॉन है यार, ये भी अपॉन है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3/30, और बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा 6/10। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बस। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 कितना आएगा, ये 6/10 हो जाएगा। आप 6/10 से 6/10 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर पहुँचा दो इसको। अब इसको इधर पहुँचा देंगे, ये हो जाएगा आपके पास x/1000 x, 8/1000 x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा दोस्तों 3/10, ठीक है। 3/30 हो जाएगा। 3/30 को मैं कर सकता हूँ 1/10, है ना, 1/10 तो लिख सकते हैं इसको 1/10 लिख सकते हैं। 10 से कट जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.08, आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 0.08, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, अरे यार 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक बार, ठीक है। थोड़ी सी संख्या के उन संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षर को तदनुसार व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, तो हमारा ये शब्द बताना क्या बनेगा। देखो इसमें शब्द बनेगा आपका फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है दावत, FEAST होता है फीस्ट की स्पेलिंग, ठीक है। तो ये फीस्ट आपका शब्द बन जाएगा। फीस्ट कौन से नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पे, यानी कि 3 से शुरू होगा, 3 से शुरू एक ही हो रहा है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 35 नंबर की। एक वस्तु को 2090 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2714 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। बताया था मैंने, ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है। देखो आप मुझे बताइए, कोई वस्तु का सीपीयू होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे कोई सीपीयू होगा वस्तु का। अब इसने बोला कि अगर वस्तु को मैं कितने 2090 रुपए में बेचता हूं, तो उसमें होने वाली जो हानि है, बेचने पर हुई हानि जो है, वो उसके, अगर उसको मैं 2714 रुपए में बेचता हूं, उसमें होने वाले लाभ के 95% के बराबर है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 95% हो जाएगा और ये हो जाएगा 100%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको काट दो आप 19 बार और इसको काट दो आप 20 बार, ठीक है। अब 19 अनुपात 20 के अनुपात में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद इनसे मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे। ये आप एक काम करो, इनका अंतर निकाल दो। आप इनका अंतर निकाल दो। इनका अंतर निकालें कितना आएगा, 4 बचेगा, और 11 में से 4 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 6। इतना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इतना आ गया आपका, ये हो गया आपके पास कितना, ये कितना, ये सही है ना, हाँ सही है।
ठीक है, अब आप मुझे बताओ 19:20 के अनुपात में बढ़ रहा है, तो 19 और 20 कितना हो जाएगा टोटल मिला के? 19 और 20 हो जाएगा 39। अब जब इसको 39 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 39 से डिवाइड करो, 9 छंग 54 और 3 छंग 18। आप इसको 39 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसका अंतर निकाला ना हमने, अंतर निकाला, तो अंतर को इसको डिवाइड करो 39 से, जब आप डिवाइड करोगे तो 16 बार जाएगा। 9 छंग 54 होते हैं, 16 बार जाएगा, एक बार चला जाएगा और 16 बार जाएगा, यानी कि 16 बार चला गया। अब दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ से समझ लो, बस 16 बार चला गया। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझ लो आप या तो 16 की 19 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना, या आप 20 से मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दो, माइनस कर दो। तो आप 20 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32 कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। अब ये 320 जो है ना, इसको माइनस कर दो आप इसमें से जब माइनस करेंगे कितना आएगा? इसमें से 320 माइनस कर दो, 320 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और ये बचेगा आपके पास 11, 11 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9 बचेगा, और ये बचेगा आपके पास 6, 3 बचेंगे, और ये बचेगा 2, यानी कि 2394। 2394 इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 2394 जो हो जाएगा दोस्तों, वो इसका सीपी हो जाएगा, सीपी। आगे की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, देखो समझेंगे बात को। आप एक काम करो, इन सबको ऐड करो, 23 को ऐड करेंगे, 23 और 5 कितने होते हैं? 23 प्लस 5 और 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 24 दूनी 38, 38 और 4 कितने? 24, 24 दूनी 48 और 4 होते हैं 52। ये इसका जो बैल को ऐड करेंगे, बैल के जो वर्ड को ऐड करेंगे तो 52 आएगा, 52। और 52 वर्ड कितने? 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 52 हो जाएगा 13। यानी कि इनका सम करके 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका सम करके भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 12, 5, 17, 17 और 1 18, 18 और 8, 18 और 14 कितने होते हैं? 14 दूनी 28, 28 और 4 होते हैं 32। 32 को अगर मैं डिवाइड करूंगा दोस्तों, 32 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, देखो इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना। सोल्व करेंगे 5 से पहले, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा, 23 55 में से अगर 23 जाएगा कितना बचेगा? 55 में से अगर 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा, 22 बचेगा, 32 बचेगा, 32 बचेगा। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 23 बार जाएगा, 32 बच गया, प्लस 8 को डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40, 5 आ जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 37। तो ये 37 आ गया, यहाँ तक जो वैल्यू आ गई, यहाँ तक वैल्यू आ गई 37, 37। ठीक है, अब 37 में कितना ऐड करना? 45, सॉरी 65, 65 अगर ऐड करेंगे तो 90 और 90 102 हो जाएगा, 102। अब इस 102 में 90 ऐड करेंगे, यहाँ तक जो वैल्यू आ गई वो 102 आ गई, इसमें 90 ऐड कर दो तो 90 प्लस 102 हो जाएगा, 90 प्लस 102 हो जाएगा 192। 192 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 39 नंबर क्वेश्चन की। जब एक प्लॉट को 29,625 रुपये बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% का लाभ कमाने के लिए उस प्लॉट को कितने रुपए में बेचा जाएगा, ये बताना। आसान क्वेश्चन है, देखो मुझे बताओ 29,625 रुपये में अगर बेचते हैं तो 11%, 21% की हानि होती है। अगर 21% की हानि होती है दोस्तों, तो सीधी सी बात है 79% पे बिका होगा। अगर 79 पे बिका और हमें 21% का लाभ कमाना, तो 21% का लाभ कमाना यानी कि 121 पे बेचना पड़ेगा। आप इसको सोल्व कर लो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना? आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45,375, 45,375, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ तक बात समझ में कि नहीं आ गई? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आखिरी का क्वेश्चन है आज की क्लास का, हमारा आखिरी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 51 है हमारे पास। इसको डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस के 1/x का मान। x माइनस के 1/x का मान चाहिए, तो x माइनस के 1/x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमें प्लस का निकालना होता तो 2 प्लस करके करते, अगर हमें माइनस का निकालना तो उसमें 2 माइनस करेंगे। माइनस का निकालना है तो 2 माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे 91 माइनस के 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 49। यानी मैं कह सकता हूँ कि x माइनस के 1/x बराबर हो जाएगा √49, और √49 का मतलब होता है 7। √49 का मतलब होता है 7, यानी कि 2 आंसर मेरे पास सही उत्तर इसका हो जाएगा।
तो क्लास आपको कैसी लगी और आपको कैसा मिक्स लगा, मतलब आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, पहली बात तो ये आपको बताना है। दूसरी बात आपको ये बताना है कि आपको इस क्वेश्चंस पेपर को कंप्लीट करने के बाद, इन 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद क्या आपको वो फील आ रहा है कि हाँ बिल्कुल एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन आपने भैया कराए। आपको वो क्वेश्चंस कराए हैं मैंने जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो जैसे आपने देखा होगा कि जब आप यूपीएसआई का मॉक टेस्ट भी लगाते होंगे तो उसमें मैथ्स वाले सेक्शन में रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस का भी कलेक्शन लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा क्लास आपको एकदम समझ में आई होगी और आप लोग क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको जो पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। अरे इसमें ब्लैंक पेपर थे क्या कुछ? हाँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है इसका हमारे पास @maths247 करके हमारे पास ये टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।